हेलो विद्यार्थियों, आज हम पढ़ने वाले हैं जंतुओं की चाल। सबसे पहला जंतु हमारा केंचुआ। केंचुआ कैसे गति करता है तो देखो, क्रियाकलाप 5। देखो, बगीचे में चलते हुए केंचुए का निरीक्षण कीजिए। इसे पकड़कर एक स्याही चौक या फिल्टर पेपर पर रखिए। इसकी गति का परीक्षण कीजिए। इसके पश्चात केंचुए को एक कांच की पट्टी या टुकड़े पर टाइल अथवा किसी चिकनी सतह पर रखिए तथा इसकी गति का परीक्षण कीजिए। क्या यह गति पेपर पर केंचुए की गति से भिन्न है? ऊपर दी गई दो सतहों में से किसी पर केंचुआ आसानी से चल सकता है। अब देखो, केंचुए का शरीर एक सिर को दूसरे से सटाकर रखे हुए उनके छल्लों से बना प्रतीत होता है। केंचुए के शरीर में अस्थियां नहीं होती है, परंतु इसमें पेशियां होती हैं जो इसके शरीर के घटने और बढ़ने में सहायता करती है। चलने के दौरान केंचुआ अपने शरीर के पश्च भाग को भूमि में जकड़े रहता है तथा अग्र भाग को फैलाता है। इसके बाद वह अग्र भाग से भूमि को पकड़ता है तथा पश्च भाग को स्वतंत्र कर देता है। इसके पश्चात यह शरीर को संकुचित करता है तथा पश्च भाग को आगे की ओर खिसकाता है। इसके वह कुछ दूरी तक आगे बढ़ता है और केंचुआ इस प्रक्रिया को बार बार दोहराते हुए मिट्टी पर आगे बढ़ता है। इसके शरीर में चिकने पदार्थ होते हैं जो इसे चलने में सहायता करते हैं। यह अपने शरीर के हिस्से को जमीन से किस प्रकार टिकाता है? इसके शरीर में छोटे छोटे अनेक सूख बाल जैसी आकृति होती है। ये सूख पेशियों से जुड़े होते हैं। ये सूख मिट्टी में उसकी पकड़ को मजबूत बनाते हैं। केंचुआ वास्तव में अपने रास्ते में आने वाली मिट्टी को खाता है। उसका शरीर अनपचे पदार्थ को बाहर निकाल देता है। केंचुए द्वारा किया गया यह कार्य मिट्टी को उपजाऊ बना देता है, जिससे पौधों को फायदा होता है। अब देखो, केंचुआ कैसे गति करता है तो इसके लिए ये केंचुआ क्या करता है। सबसे पहले ये देखो, केंचुए की संरचना है तो इसके ऊपर की जो भाग है वो खंड या सूख के रूप में पाए जाते हैं। उबार जैसी संरचना दिखाई देती है और इसका शरीर क्या होता है और लंबा सांप के जैसा दिखाई देता है। ठीक है, अब देखो, इसके लिए वो सबसे पहले क्या करता है, पीछे के भाग को क्या करता है, वो सिकुड़ देता है या पीछे की ओर आगे की फिर गति करने के लिए आगे के भाग को या मुंह को आगे की ओर गति करवाता है। इसी प्रकार पीछे की तरफ क्या करता है, पीछे के भाग को मिट्टी में जोर से पीछे की तरफ धक्का लगाता है और आगे के भाग को गति करते हुए ऐसी प्रकार से क्या है, केंचुआ गति करता है। और इसके साथ साथ ये क्या करता है, अपने मुख के द्वारा क्या है, मिट्टी को भी खाता है और मिट्टी को खा के और पश्च भाग से इसको बाहर निकालता है। और ऐसी जो मिट्टी बाहर निकलती है उसमें क्या नाइट्रोजन की मात्रा या उसमें क्या होती है, पौधों के लिए फायदेमंद होती है ऐसी मिट्टी। ठीक है, अब दूसरा जो हमारा जीव है, जो गति जीवों में चाल या गति, तो घोंगे में। अब घोंगे के लिए देखो, क्रियाकलाप 6 दे रखा है, किस प्रकार से हम इसको कर सकते हैं। तो देखो, किसी बगीचे में एक घोंगे का अवलोकन कीजिए। क्या आपने इसकी पीठ पर गोल संरचनाएं देखी है? इसे कवच कहते हैं और यह घोंगे का बाह्य कंकाल है, परंतु यह अस्थियों का बना नहीं होता है। यह कवच एकक होता है और यह घोंगे को चलने में कोई सहायता नहीं करता है। यह घोंगे के साथ खींचता जाता है। अब घोंगे को कांच की पट्टिका पर रखकर इसका परीक्षण कीजिए। जब यह चलना प्रारंभ करे तो सावधानी से कांच की पट्टिका को अपने हाथों से अपने सिर से ऊंचा उठाकर कांच के नीचे की ओर से उसके चलने के ढंग का परीक्षण कीजिए। अब देखो, ये जो आपको चित्र दिखाई दे रहा है, ये जो है ये घोंगा है और इसके ऊपर जो ये बाह्य कंकाल दिखाई दे रहा है, जो कि क्या है, किसका बना होता है, मुख्य रूप से अस्थि नहीं होती है। ये एक प्रकार का एक कठोर कवच होता है। ठीक है, अब देखो, ये गति कैसे करता है तो देखो, कवच का छेद खुलने पर ये आपने इसके एक मोटी मार्शल संरचना एवं सिर बाहर आते देखा होगा और मोटी संरचना इसका पाद पैर है और जो दृढ़ पेशियों का बना होता है। अब सावधानी पूर्वक कांच की प्लेट को एक और थोड़ा सा झुकाइए। पाद पैर की लहरदार गति दिखाई देती है। क्या घोंगे की गति केंचुए की गति से तीव्र अथवा धीमी है? अब देखो, अगला देखते हैं, तिल चट्टे, क्रियाकलाप 7। अब देखो, तिल चट्टा कैसे गति करते, तो किसी तिल चट्टे या कॉकरोच का परीक्षण कीजिए। तिल चट्टा जमीन पर चलता है, दीवार पर चढ़ता है और वायु में उड़ता भी है। इनमें 3 जोड़ी पैर होते हैं जो चलने में सहायता करते हैं। इसका जो शरीर है कठोर बाह्य कंकाल का ढका होता है। यह बाह्य कंकाल विभिन्न एककों की परस संधियों द्वारा बनता है, जिसके कारण गति संभव हो पाती है। तो देखो, ये जो है क्या है कि उड़ भी सकता है, चल भी सकता है और दीवार पे चढ़ भी सकता है। तो ये देखो, 3 प्रकार की गति करती है। इसके अलावा इसकी क्या है, 3 जोड़ी क्या है, पैर पाए जाते हैं। ये 3 इस साइड और 3 इस साइड। ठीक है, और इस पे क्या है, बाह्य कंकाल होते हैं, पंख है और इसका जो शरीर है वो क्या कठोर बाह्य कंकाल का बना होता है। अब देखो, ये वक्ष में क्या है, 2 जोड़े पंख भी पाए होते हैं और अगले पैर क्या करते हैं, सक्रिय और पिछले पैर चौड़े या बहुत पतले होते हैं। तिल चट्टे में विशेष पेशियां होती है। पैर की जो पेशियां उन्हें क्या चलने में सहायता करती है और वक्ष की जो पेशियां हैं तिल चट्टे के उड़ने में भी उसके पैरों को गति देती है। अब देखो, पक्षी में कैसे गति होती है, इसके लिए क्रियाकलाप 8 दे रखा है। देखो, पक्षी हवा में उड़ते हैं तथा भूमि पर भी चलते हैं। बतख तथा हंस ऐसे कुछ पक्षी जल में भी तैरते हैं। पक्षी इसलिए उड़ पाते हैं क्योंकि उनका शरीर उड़ने में क्या अनुकूलित होता है। उनके शरीर की जो अस्थियां उसमें क्या है, वायु प्रकोष्ठ होते हैं, जिनके कारण उनकी अस्थियां हल्की परंतु मजबूत होती है। पश्चपाद जो पैर है उसकी अस्थियां चलने पर बैठने के लिए अनुकूलित होती है। अग्रपाद की अस्थियां रूपांतरित होकर पक्षी के पंख बनाती है। कंधे की जो अस्थियां है वो मजबूत होती है और वक्ष की जो अस्थियां है उड़ने वाले पेशियों को जकड़े
रखने के लिए विशेष रूप से रूपांतरित होती है तथा पैरों को ऊपर नीचे करने में सहायता होती है। अब देखो ये शरीर देखो आपको दिखाई दे रहा है किसी पक्षी का है, और इसके जो अस्थियां हैं वो क्या होती है, वायु प्रकोष्ठ या खोखली होती है, जिससे क्या होती है वो हवा में उड़ने में सहायता करती है, और इससे क्या हल्की होती है और इसके साथ साथ मजबूत होती है। इसके जो पक्ष पैर होते हैं वो क्या है, पैरों में चलने में सहायता करते हैं। जो अग्र जो पैर है जो है वो क्या करते हैं, इनको वायु में उड़ने में पंखों में रूपांतरित पाए जाते हैं। अब देखो मछली मछली किस प्रकार गति करती है, तो इसके लिए क्रियाकलाप 9 देखा। क्या आपको कागज की एक नाव बनाकर उसे पानी पर इस प्रकार रखिए कि उसका नुकीला भाग आगे की ओर रहे और उसे धीरे से ढकेलिए, क्या आप यह जल पर आगे की ओर गति तेजी से जाती है। अब नाव को दोनों सिरों से पकड़कर इस प्रकार धक्का दीजिए कि वह चौड़ी ओर से जल में जाए। क्या आप इस प्रकार नाव में सरलता से चल सकती है। क्या आपने ध्यान दिया है कि मान जो नाव की आकृति है काफी सीमा तक मछली जैसी है, और मछली का सिर एवं पूंछ उसके मध्य भाग की अपेक्षा पतला एवं नुकीला है, और शरीर की ऐसी जो आकृति है वो क्या कहलाती, धारा रेखिया कहलाती है। धारा रेखिया में क्या होता है, जो उसका सिर और जो पूंछ वाला भाग है उसकी अपेक्षा जो मध्य भाग क्या है वो क्या है मोटा, और जो पूंछ और सिर वो पतला और नुकीला होता है। तो ऐसी आकृति हम क्या कहते हैं, धारा रेखी कहते हैं। देखो ये जो आगे का भाग दिख रहा है और पीछे का जो भाग है मछली का वो मध्य भाग की तुलना में क्या है, थोड़ा पतला और नुकीला है, और इसकी विशेष आकृति के कारण वो जल इधर उधर बहकर निकल जाता है, और मछली क्या है जल में सरलता से तैर सकती है। मछली का कंकाल दृढ़ पेशियों से ढका रहता है। तैरने की प्रक्रिया में शरीर का अग्र भाग एक और मुड़ जाता है तथा पक्ष विपरीत दिशा में जाती है। अब मछली चित्र 5.24 के अनुसार शरीर को मोड़ती है तो तीव्रता से उसकी पूंछ दूसरी दिशा में मुड़ जाती है। इससे एक झटका सा लगता है और मछली आगे की ओर चली जाती है। इस प्रकार के क्रमिक ताल से मछली आगे की ओर तैरती रहती है। पूंछ के पंख कार्य में उसकी सहायता करते हैं। अब देखो जब मछली अपने एक पूंछ को क्या करती है, एक तरफ मोड़ देती है और फिर एकदम से वो अपने पूंछ से झटका मारती है, जिससे क्या होता है उसके शरीर आगे की ओर मछली का गति करता है। और मछली के शरीर का और भी पंख होते हैं जो तैरते समय जल में संतुलन बनाए रखने और दिशा निर्धारण में सहायता करते हैं। क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि गोताखोर अपने पैरों में इन पंखों की तरह के विशेष अरित्र फ्लिपर पहनते हैं, जो क्या करते हैं उन्हें जल में तैरने में सहायता करते हैं। जिस प्रकार मछली की पूंछ है उसी प्रकार की आकृति की क्या है गोताखोर क्या करे जल में क्या है जूते पहनते हैं, जिससे क्या वो जल में आसानी से तैरने में सहायता मिल सके। अब देखो जो सर्प है सांप है वो कैसे चलता है, इसके लिए देखो आपने सांप को फिसलते हुए आगे बढ़ते देखा होगा। क्या यह सीधा चलता है। सर्प का जो मेरुदंड लंबा होता है और शरीर की पेशियां क्या तीक्ष्ण क्षीण एवं क्या असंख्य होती है, वे परस्पर जुड़ी होती है, चाहे वे दूर ही क्यों ना हो। पेशियां मेरुदंड पसलियों एवं त्वचा को भी एक दूसरे से जोड़ती है। सर्प का शरीर क्या अनेक वलय से मुड़ा होता है और इस प्रकार सर्प का प्रत्येक वलय उसे आगे की ओर धकेलता है। इसका शरीर अनेक वलय बनाता है और प्रत्येक वलय आगे की ओर धक्का देता है। इस कारण क्या है सर्प आगे की गति करता है। तो देखो सर्प क्या है कि एस के समान जैसे गति करता है, सरकते हुए आगे गति कर पाता है, क्योंकि इसका जो शरीर है उसमें क्या है अनेक वलय पाए जाते हैं, पैर जैसी संरचना नहीं होती, पाद नहीं पाए जाते, इसलिए वो क्या करता है आगे की तरफ सरकने के लिए पहले अपने शरीर को सिकुड़ता है और फिर आगे की ओर गति करता है। ठीक है, बहुत तेजी से आगे की ओर सरक और चलता रहता है, परंतु सरल रेखा में नहीं चल पाता। उसमें हमने विभिन्न जंतुओं को गति प्रदान करने वाली अस्थियों और पेशियों के विषय में जानकारी प्राप्त की है, और पहली एवं भुजों के पिटारों में विभिन्न जंतुओं की गतियों से संबंधित अनेक प्रश्न है। इस प्रकार आपको मस्तिष्क में अनेक प्रश्न उभर रहे होंगे कि प्रसिद्ध जो ग्रीक दार्शनिक था जो अर्स्टन ने अपनी पुस्तक गेट ऑफ क्या एनिमल्स में स्वयं अपने आप से ऐसे प्रश्न पूछे थे। विभिन्न जंतुओं के शरीर में विभिन्न भाग क्यों होते हैं, यह विशेष अंग उन जंतुओं की विशेष गति में किस प्रकार सहायता करते हैं, और विभिन्न जंतुओं के शारीरिक अंगों में क्या समानताएं एवं विभिन्नताएं हैं। विभिन्न जंतुओं को चलने के लिए कितने अंगों की आवश्यकता होती है। मनुष्य के 2 पैर तथा गाय और भैंस के 4 पैर क्यों होते हैं। बहुत से जो जंतु है समपादी होते हैं, क्यों हमारे पैरों में मुड़ने का ढंग हमारे हाथों की तुलना में अलग क्यों है। इतने अधिक प्रश्न संभवतः अपने क्रियाकलापों द्वारा हमने कुछ प्रश्नों के उत्तर प्राप्त करने का प्रयास किया है, और हमें कुछ और प्रश्नों को देख लेते हैं। जैसे देखो पहला सारांश दे रखा है कि अस्थि एवं उपास्थि क्या मानव कंकाल बनाते हैं। यह शरीर का पिंजर बनाता है और उसके एक आकृति भी देता है। कंकाल चलने में सहायक है और आंतरिक अंगों की सुरक्षा करता है। मानव कंकाल खोपड़ी, मेरुदंड, पसलियों, वक्ष, अस्थियां, कंधे एवं श्रोणी, मेखला तथा हाथ एवं पैर की अस्थियों से बनता है। पेशियों के जोड़ने के एकांतर क्रम में सिकुड़ने एवं फैलने की अस्थियां गति करती है। अस्थियों की संधियां अनेक प्रकार की होती हैं, यह उस संधि की प्रकृति एवं गति की दिशा पर निर्भर करता है। पक्षियों की दृढ़ पेशियां तथा हल्की अस्थियां मिलकर अनेक उड़ने में सहायता करती हैं। ये पंखों को फड़फड़ाकर कर उड़ते हैं। मछली शरीर के दोनों ओर एकांतर क्रम में वलय बनाकर जल में तैरती है। सर्प अपने शरीर के अनेक और एकांतर क्रम में वलय बनाते हुए भूमि पर वलय आकार गति करता हुआ आगे की ओर फिसलता है। बहुत सारी अस्थियां हैं, उससे जुड़ी पेशियां शरीर को आगे की ओर धक्का देती हैं। तेल चट्टे का शरीर एवं पैर कठोर आवरण से ढके होते हैं जो बाह्य कंकाल बनाता है। वक्ष की पेशियां 3 जोड़ी पैरों एवं 2 जोड़ी पंखों से जुड़ी होती हैं जो
तिलचट्टे को चलने एवं उड़ने में सहायता करती है। केंचुए में शरीर गति पेशियों के बारी बारी से विस्तरण एवं संकुचन से होती है। शरीर की अंत सतह पर सूक्ष्म केंचुए को भूमि पर पकड़ बनाने में सहायता करते हैं। घोंगा पेशीय पाद की सहायता से चलता है। इसी के साथ हमारा पार्ट नंबर 5 शरीर में गति समाप्त हो गया। अगले वीडियो में इसके अभ्यास प्रश्नों के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।